हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज हम बात करेंगे कि 128 डेज चैलेंज के हम बारे में बात करेंगे। वैसे बहुत टाइम से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी थी, सॉरी फॉर दिस थिंग, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आपने अपनी कंटिन्यू स्टडी की होगी और उसके साथ साथ अब हम भी अपनी कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 128 डेज चैलेंज है। तो उसके बाद हम इसमें हम कार्डियक के क्वेश्चन, कुछ MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम कार्डियक के जो हम MCQ सॉल्व करेंगे उसमें हम ये देखेंगे। कुछ पहले हम स्टार्टिंग में हम पहले इजी से हम टफ से क्वेश्चन, टफ तक क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले हम इजी क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके बाद हम अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। हमें पता है कि दैट इज द साइनोट्रियल नोड, दैट इज कॉल्ड द एसए नोड। ठीक है, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोएस्ट कंडक्शन इज एन। हमें पता है जो मैक्सिमम कंडक्शन जो होती है, कार्डियक कंडक्शन जो होती है, मैक्सिमम कंडक्शन जो होते हैं एसए नोड करता है। लेकिन इसमें पूछ रखा है क्वेश्चन द स्लोएस्ट कंडक्शन इज इन द, स्लोएस्ट कंडक्शन कौन करता है? एवी नोड हमारा जो होता है सबसे स्लोएस्ट कंडक्शन होती है इसकी, एवी नोड की। बैरो रिसेप्टर्स हेल्प इन द, बैरो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? बैरो रिसेप्टर्स का मतलब ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैरो रिसेप्टर्स। बैरो रिसेप्टर्स का मतलब जो हमारे प्रेशर्स को वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे हमारा ब्लड प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं, दैट इज द मेंटेन करते हैं ये हमारे ब्लड प्रेशर को। क्वेश्चन जैसे ऑप्शन है स्टिमुलेटिंग द रेस्पिरेशन, स्टिमुलेटिंग द स्वेटिंग, और मेंटेन करते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को, स्टिमुलेट करते हैं हमारे थर्स्ट को। तो ये क्या करते हैं हमारे स्टिमुलेट, ये हमारे क्या करते हैं मेंटेन करते हैं ब्लड प्रेशर को। क्योंकि बैरो का मतलब ये होता है, बैरो रिसेप्टर्स, बैरो का मतलब होता है प्रेशर को आइडेंटिफाई करते हैं रिसेप्टर्स, फिर उसको जो आइडेंटिफाई कर देते हैं, फिर उसको मेंटेन करने के लिए वो सारे वर्क्स करते हैं जो कर सकते हैं। ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए अगर बीपी इंक्रीज है या बीपी कम है तो उसको फिर वो अपने आगे चैनल्स तक प्रोड्यूस करेंगे। वो चैनल्स तक प्रोड्यूस करने के बाद फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने ब्लड प्रेशर को। फिर उसके बाद है हमारा क्वेश्चन है आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द एसए नोड इज इन, इस बाय द आर्टीरियल सप्लाई जो होती है टू द एसए नोड। एसए नोड से जो आर्टीरियल सप्लाई कौन करता है, एसए नोड को जो आर्टीरियल सप्लाई कौन करता है, दैट इज क्वेश्चन है ऑप्शन में लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, पोस्टीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी, या फिर हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, या फिर हमारा क्या है राइट कोरोनरी आर्टरी। अब हमें पता है जो एसए नोड होता है हमारा राइट एट्रियम की तरफ होता है। तो राइट एट्रियम की तरफ जो होता है वो राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है हमारी आर्टरियल सप्लाई करती है हमारे एसए नोड्स को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? राइट कोरोनरी आर्टरी विल बी द आंसर, राइट आंसर। अब बोल रखा है सिंपैथेटिक सप्लाई टू द हार्ट। हार्ट को सिंपैथेटिक सप्लाई जो करता है कौन करता है? हार्ट को सप्लाई जो करता है वो हमारा T1 एंड T4 होगा, दैट विल द थोरेसिक वाला होगा T1 एंड T4। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व रिजल्ट इन द, स्टिमुलेशन ऑफ द वेगस नर्व, वेगल नाव हमें पता है वेगल नाव क्या करती है? डिक्रीज द हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं, ध्यान में रख लेना। जैसे ऑप्शन में दे रखा है इंक्रीज हार्ट रेट, डिक्रीज हार्ट रेट, डायलिटेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स और द डायलिटेशन ऑफ द कोरोनरी आर्टरी। ये हमेशा ध्यान में रखना कि वेगल नाव जो होती है हमारी डिक्रीज करती है हमारी हार्ट रेट को। ठीक है, अगर हमारे जैसे हार्ट रेट अगर किसी पेशेंट की इंक्रीज हुई है तो हार्ट रेट जब भी इंक्रीज होती है तो हम वेगल नाव को स्ट्रेस करके भी हमारे, अगर हम वेगल नाव को स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हार्ट रेट कम हो जाती है। ठीक है, तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिक आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय। कार्डिक आउटपुट जो होता है हमारा, कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला जो होता है हमारा, कार्डिक आउटपुट इज द स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट होता है। जो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम अगर पर मिनट में कितना ml ऑफ द ब्लड हमारा पंप किया है। ठीक है, तो वो होता है हमारा हार्ट कार्डिक आउटपुट होता है पर मिनट में कितना हमारे हार्ट रेट, एक हार्ट बीट में कितना अमाउंट ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट, वो होता है हमारा कार्डिक आउटपुट। ऐसे हमारा कितने ml ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब कि कितने अमाउंट ऑफ द ब्लड इज पम्प्ड थ्रू द कितने पर मिनट ऑफ द बीट में कर हुआ है, दैट विल बी द कंडीशन ऑफ स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, जैसे कार्डिक आउटपुट इज इक्वल टू हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट होता है। टाइडल वॉल्यूम तो हो नहीं सकता है, टाइडल वॉल्यूम हमारे रेस्पिरेटरी में होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइडल वॉल्यूम इनटू पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस, ये भी नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज द पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस इनटू में हार्ट रेट। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस नहीं होता है, इसमें हमारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट। ठीक है, अब द नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट जो होता है 5 to 6 लीटर पर मिनट होता है हमारा जो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट होता है। जैसे ऑप्शन में दे रखा है 1 to 2 लीटर पर मिनट, या फिर हमारा 3 to 4 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी जो है हमारा 5 to 6 लीटर पर मिनट होता है, और या फिर हमारा क्या होता है 7 to 8 लीटर पर मिनट। तो इसमें हमें पता है जो कार्डियक आउटपुट जो होता है, अगर हम फॉर्मूले में वो पुट करें वैल्यू, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट होता है। अब जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 70 ml होता है, और हार्ट रेट जो होता है हमारा, जो हमारी कॉमन हार्ट रेट, जो नॉर्मल हार्ट रेट होती है वो हमारी 72 ब्रेथ पर मिनट होती है, बीट्स पर मिनट होती है। ठीक है, तो 72 इंटू में 70, स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है हमारा 70 ml होता है, 70 ml स्ट्रोक वॉल्यूम होता है, इंटू में हार्ट रेट जो होता है 72 होती है। तो हमारा जो होता है कार्डियक आउटपुट क्या रहेगा हमारा? 5060 ml रहेगा। यानी कि इसका जो कंडीशन होती है 5 to 6 लीटर पर मिनट जो होता है हमारा कार्डियक
कार्डियक आउटपुट होता है, इसे ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि फॉर्मूला क्या होता है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में हार्ट रेट होता है। अगर हम बात करें इजेक्शन फ्रैक्शन की, इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है हमारा, इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू में अपॉन में स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जो होता है हमारा इजेक्शन फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। ये हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में कार्डियक आउटपुट इनटू में हार्ट रेट, ये तो नहीं होता। डायस्टोलिक वॉल्यूम अपॉन में कार्डियक आउटपुट इनटू में हार्ट रेट, ये नहीं होता। हमेशा ध्यान में रखना है इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन में एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है। अगर हम बात करें हार्ट साउंड की, हार्ट साउंड के टॉपिक में अगर हम वेंट्रिकुलर गैलप क्या होता है, वेंट्रिकुलर गैलप जो होता है ऐसे ही साउंड में होता है। अगर हम बात करें, एक तो हमें हार्ट साउंड के नॉर्मल हार्ट साउंड पता होना चाहिए सबसे पहले। अगर जब आपको नॉर्मल हार्ट साउंड पता होंगे तभी आप एबनॉर्मल हार्ट साउंड भी पता लग पाएगा। अब जो नॉर्मल हार्ट साउंड जो होते हैं दैट विल बी द S1 साउंड होता है, S2 साउंड होता है। जो S1 साउंड होता है उसमें जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है वो हमारा लब साउंड होता है। लब साउंड जो होता है क्लोजर ऑफ AV वेल्व का जब क्लोजर हो जाता है दैट विल बी द ट्राइकस्पिड एंड द मिट्रल वेल्व का अगर हमारा क्लोजर हो रहा है तो दिस विल बी द S1 साउंड होगा। S1 साउंड इज द फर्स्ट हार्ट साउंड और इसे हम कहते हैं हम लब साउंड भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा S2 साउंड होता है वो हमारा डब साउंड होता है। S1 और S2 पता है हमें, ठीक है। S2 हमारा डब साउंड होता है जिसमें हमारी क्या होती है, इसमें हमारा क्या होता है, जो क्लोजर जो होता है हमारा सेमिनल वेल्व का जो हमारा होता है क्लोजर सेमिनल वेल्व का होता है। सेमिनल वेल्व में हमारी कौन कौन सी होती है, एओर्टिक एंड द पल्मोनरी वेल्व जब हमारी क्लोज हो रही होती है तब हमारा जो होता है S2 साउंड रेज होता है। S2 साउंड जो होता है हमारा डब साउंड होता है, ठीक है। अब जो होता है हमारा एबनॉर्मल हार्ट साउंड की बात करें तो एबनॉर्मल जो हार्ट साउंड होता है एक तो वेंट्रिकुलर गैलप होता है और हमारा एक होता है एट्रियल गैलप होता है, एट्रियल गैलप और द वेंट्रिकुलर गैलप। जो हमारा S3 साउंड होता है थर्ड हार्ट साउंड होता है जिसे हम कहते हैं वेंट्रिकुलर गैलप भी बोलते हैं। इट इज़ अ अर्ली वेंट्रिकुलर फिलिंग। अगर पहले से पहले ही हमारी वेंट्रिकल्स पहले ही फिल हो रहे हैं, बिफोर द कंप्लीट फिलिंग से पहले ही, फिल होने से पहले ही क्या होता है साउंड जनरेट हो जाए तो उसे हम कहते हैं S3 साउंड फिलिंग व्हेन द मिट्रल वेल्व ओपन। जैसी मिट्रल वेल्व ओपन होती है, जैसी मिट्रल वेल्व ओपन होती है उसके बाद ही इट ऑफन एसोसिएटेड विद द हार्ट फेलियर। ये क्या होता है, इट इज़ अ हार्ट फेलियर के साइन होते हैं इसमें। जैसे मान लो अगर हमारा S3 साउंड सुनने में आ रहा है, S3 साउंड जैसे ऑडिबल है बाय द ऑस्कल्टेशन, जब हमने स्टेथोस्कोप से चेक किया, स्टेथोस्कोप से चेक करने के बाद हमने पता लगाया कि जब हमें ये पता है कि जब भी हमारे एट्रियल वेल्व एंड द मिट्रल वेल्व क्या होते हैं क्लोज होते हैं तो हमारा S1 साउंड होता है। अब जब ये ओपन होने के बाद जैसे हमारा ओपन हो रहा है एक क्लिक साउंड और पता चल पा रही है दैट विल बी द वेंट्रिकुलर गैलप। यानी कि वेंट्रिकुलर गैलप तब होता है जब हमारी वेंट्रिकल्स कंप्लीट फिल ना होने के बाद ही तुरंत तभी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जब वो जो साउंड होता है दैट इज नोन एज अ वेंट्रिकुलर गैलप। और जो हमारा S1 साउंड, दिस इज द इंडिकेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर गैलप जो होता है, इट इज द इंडिकेशन ऑफ द हार्ट फेलियर वाले कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर हार्ट फेलियर रोमेटिक हार्ट फेलियर वाली कंडीशंस में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हमारा S4 की साउंड की बात करें दैट इज द फोर्थ हार्ट साउंड, इसे हम आर्टीरियल गैलप भी बोलते हैं, एट्रियल गैलप भी बोलते हैं, जिसे हम S4 साउंड भी बोलते हैं, ठीक है। हमें बताएं, एक तो हमारी लॉन्गेस्ट वेन होती है, एक हमारी लार्जेस्ट वेन होती है। जो हमारी लॉन्गेस्ट वेन होती है वो हमारी कौन सी होती है, ग्रेट वेनस वेन जो होती है हमारी लॉन्गेस्ट वेन होती है। और जो लार्जेस्ट वेन जो होती है हमारी कौन सी होती है, इंफीरियर वेना केवा। अब हम ऑस्कल्टेटरी साइंस, ऑस्कल्टेशन ऑफ द पल्स के ऑस्कल्टेशन अगर हम चेक करेंगे तो हमारा अगर हम एपिकल पल्स, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है नॉर्सेट में, बहुत बार क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो हमें ये भी चेक करना है कि पैटर्न कैसा आता है, एग्जाम पैटर्न कैसा है नॉर्सेट का। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें ये देखना है कि आपको कि कार्डियक के और जो भी आप टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है, अगर कार्डियक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कार्डियक में टॉपिक्स में देखो कि वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन उठ कर आ रहे हैं जो आपसे हो रहे हैं। जो आपने थ्योरी अपनी पहले पढ़ो, थ्योरी के बाद आप जैसी थ्योरी पढ़ते हैं फिर जब आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो आपको पता चलता है कि कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रीवियस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी बोल रही हूँ, अपनी स्टार्टिंग फर्स्ट क्लास में मैंने यही बोला था कि प्रीवियस क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि जैसे एपिकल पल्स की बात करें तो एपिकल पल्स में क्वेश्चन है, ऑप्शन जो है फोर्थ इंटरकॉस्टल। एपिकल पल्स हमारे फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में होती है, एट द मिड एक्सिलरी लाइन पे प्रेजेंट होती है। ये आपको टिप से पता होना चाहिए। अगर कोई भी आपसे पूछ ले तो आपको टिप से पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस पढ़ेंगे क्योंकि मेरे को अपनी वीडियो बनानी है और ऑप्शंस देखने हैं कि जैसे फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन, नहीं, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है सबसे पहले। बी ऑप्शन है फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस इन द राइट साइड ऑफ द मिड एक्सिलरी लाइन, नहीं ये नहीं हो सकता। फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द मिड क्लैविकुलर लाइन, ये होगा। एपिकल पल्स जब भी हमें चेक करनी होती है तो एपिकल पल्स जो होता है हमारा फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एट द मिड एक्सिलरी लाइन में प्रेजेंट होती है। ये आपको अपने टिप्स से प्रेजेंट होना चाहिए, टिप्स पे पता होना चाहिए। जो भी कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कार्डियक आउटपुट अपने टिप्स से पता होना चाहिए, कार्डियक आउटपुट कितनी पल्स रेट की कितनी वैल्यू होती है, ये सब चीज़ें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन में हमें पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ने की सारी टॉपिक्स सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, हमें डायरेक्ट ऑप्शन दिखा, क्वेश्चन दिखा और ऑप्शन आंसर पता होना चाहिए सीधा। अब क्वेश्चन बोल रखा है, ड्यूरिंग द रिससिटेशन ऑफ द पेशेंट पल्पेबल आर्टरी इन द नेक एंड यूज्ड टू असेस
द पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस इज द, जब कभी भी हम रिससिटेट करते हैं पेशेंट को, जब भी हम रिससिटेट करते हैं पेशेंट इन द कार्डियक और द पल्मोनरी रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो गया या फिर कोई कंडीशन ऐसी हो गई जिसमें हम रिससिटेट कर रहे हैं पेशेंट को, जब भी हम पेशेंट को रिससिटेट करते हैं या फिर पेशेंट की कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी और कार्डियक कंडीशन जो है दोनों ही पेशेंट की अरेस्ट हो गई है या फिर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस टाइम पे हम पेशेंट को रिससिटेट करना है। अब रिससिटेट करने के टाइम पे सबसे पहले हम कैरोटिड पल्स चेक करते हैं, कैरोटिड पल्स फॉर द 5 to 10 सेकंड्स के लिए अपनी कैरोटिड पल्स चेक करते हैं हम। कैरोटिड पल्स जो होती है हमारी वो नेक की होती है, बोल रखा है पल्पेबल आर्टरी इन द नेक में जो प्रेजेंट होती है। सबसे पहले हम जब भी रिससिटेट कर रहे होते हैं पेशेंट को, तब सबसे पहले हम पैल्पेट करने होते हैं नेक की पल्स को पल्पेट करना है और द कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कैरोटिड आर्टरी होती है वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी को हमें पल्स को असेस करना है 5 to 10 सेकंड्स के लिए, और इसमें चेक करना है कि वेस्कुलर सिस्टम जैसे ब्लड सप्लाई हो रही है नहीं हो रही है। अगर बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो रही है और पेशेंट का ब्रेथ चेक करना है, असेस करना है कि वो पेशेंट रेस्पायर कर रहा है नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रिससिटेट करेंगे पेशेंट को। रिससिटेट में हम क्या करेंगे, चेस्ट कंप्रेशन करेंगे, और अगर हम माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन कर सकते हैं तो वो भी करेंगे, और हम चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। चेस्ट कंप्रेशन में उसका रेशियो आपको पता होना चाहिए। जब भी पेशेंट रिससिटेट में होता है, इमरजेंसी कंडीशन में आया है, तो आपको क्या करना है उस टाइम पे, आपको तीन चार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले आपको कौन सी पल्स असेस करनी है, अनकॉन्शियस लेवल पेशेंट का चेक करना है। फिर उसके बाद पल्स असेस कर लिया, रेस्पिरेशन चेक करना है, पेशेंट को कॉन्शियस लेवल चेक करेंगे। फिर उसके बाद अगर ये साइड रिस्पॉन्स नहीं है, पेशेंट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, देन यू हैव टू स्टार्ट द कार्डिक वो क्या नाम है, हमें कार्डिक कंप्रेशन स्टार्ट करना है। कार्डिक कंप्रेशन स्टार्ट करने से हम 30:2 का रेशो होता है, ये पता होना चाहिए कितने इंच तक आपको प्रेस करना है, ये आपको पता होना चाहिए। एक अच्छे से एनवायरनमेंट, एक अच्छे प्लेस पे लेकर जाना है पेशेंट को, सो दैट कि वहाँ पर पेशेंट का अगर हेड इंजरी वाला पेशेंट है तो हम क्या करेंगे, कौन से मैन्यूअर्स को अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड यू अटेम्प्ट टू परफॉर्म द पल्स चेक इन द चाइल्ड फ्रॉम 1 year ऑफ द एज और टू द प्यूबर्टी। 1 year ऑफ एज छोटे बच्चों में हम सबसे पहले हम अल्नर फीमोरल आर्टरी चेक करते हैं, फीमोरल आर्टरी, या फिर हम कैरोटिड आर्टरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। ऑप्शन है कॉमन कैरोटिड आर्टरी और द फीमोरल आर्टरी, दोनों है। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी ये भी नहीं करेंगे, अल्नर आर्टरी नहीं करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी भी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसमें हम जब भी हमारा 1 year ऑफ द चाइल्ड होता है, इसमें फीमोरल आर्टरी जो होता है मोस्ट प्रेफरेबल रहा। अगर फीमोरल आर्टरी और द कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ऑप्शन में पूछ रखा होता है ना कि इनमें से किसी एक को चुनो, तो सबसे पहले हम प्रेफरेंस किसकी करते हैं, छोटे बच्चों में हम फीमोरल आर्टरी चेक करेंगे। कॉमन कैरोटिड आर्टरी कभी कभार हमारे पास पैल्पेबल नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मेन प्रायोरिटी हमें क्या रखनी है, फीमोरल आर्टरी को ही मेन प्रायोरिटी रखनी है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्लास में भी हम अपने कार्डियक के क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत अच्छे हैं, सीवीपी लाइन से रिलेटेड, सेंट्रल वीनस प्रेशर से रिलेटेड, और बाकी डैश टाइट वगैरह ईसीजी के क्वेश्चंस हम करेंगे। और बाकी नेक्स्ट जितने भी हमारे कार्डियक के क्वेश्चंस छूट गए हैं वो सारे हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, 1 by 1 सारे टॉपिक्स को हम क्लियर करेंगे। और आपको अपनी वीडियो को एंड तक देखना है, और जब वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।